हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे बेंट रूल के आगे की बातें। और इससे पहले हम लोगों ने बेंट रूल अच्छे से पढ़ लिया कि बेंट रूल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि बेंट रूल का एप्लीकेशन क्या होता है या बेंट रूल का उपयोग कहाँ पे होता है। उसके बाद हम देखेंगे VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेंट रूल की बात करते हैं। बेंट रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेंट रूल में ये पढ़ा था कि कभी भी हम अगर sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें दो टाइप के एक तो एक्सियल और दूसरा इक्विटोरियल। एक एक्सियल पोजीशन होती है और एक होती है इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन में एक्सियल पोजीशन पे हम लोग किसको रखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखते हैं, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग लोन पेयर को रखते हैं। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि क्या बोलते हैं, वो दूर रहेगा न्यूक्लियस से। यानी न्यूक्लियस से वो चीज़ें क्या रहेंगी, मतलब जो एटम है वो कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस से दूर। और दूर रहने का मतलब क्या है? दूर रहने का मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? अपने पास खींच सकता है, यानी अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जबकि लोन पेयर क्या होगा? जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस के क्या होगा? वो नज़दीक होगा। न्यूक्लियस के क्या होगा? नज़दीक होगा। और नज़दीक होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस इस लोन पेयर पे अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा? गुड कंट्रोल स्टेबल कर पाएगा, यानी गुड कंट्रोल बना पाएगा, अच्छा कंट्रोल बना पाएगा। और अच्छा कंट्रोल बना पाने के कारण क्या होगा? वो इस लोन पेयर को कहीं भी बाहर जाने नहीं देगा, यानी इसके रिपल्सन को क्या कर पाएगा? कम कर पाएगा। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने सीखी थी कब? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए जब बेंट रूल पढ़ा था। ठीक है, पर क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो बेंट रूल है केवल और केवल sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए है? तो अगर ये है तो ऐसा क्यों है ना? मान लीजिए अगर मैं ले रहा हूँ sp3d2 ले रहा हूँ मैं, तो क्या यहाँ पे बेंट रूल नहीं फॉलो होगा? और फॉलो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? चलिए देखिएगा। तो sp3d2 की अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है? इसका ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, उसके आगे बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसी को हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। यानी स्क्वायर बाय पिरामिडल बनता है यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल बोलो या स्क्वायर बाय पिरामिडल, हो गया? ठीक, जाइए। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल का मतलब ये रहा सेंट्रल एटम के चारों ओर क्या रहेंगे? सभी के सभी एटम किस तरीके से प्लेस्ड रहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए है, ये ए के चारों ओर किस तरीके से? यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अच्छा, पहली चीज़ तो इसके हम स्टैटिक नंबर की बात करें तो कितना होगा? 3 1 4 2 6। स्टैटिक नंबर कितना होगा? 6। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे बी, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, नहीं 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 है। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख लीजिए, कंफ्यूजन है तो 1 2 3 4 5 6। वैसा नहीं है कि 6 कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। इसका मतलब 6 मतलब 6 है टोटल। ठीक है, तो बी 6। टोटल 6 लोगों से जुड़ेगा ये सेंट्रल एटम, 6 लोगों से जुड़ गया। जब ये 6 लोगों से जुड़ता है तो याद रखिएगा ये ऑलवेज सबके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। सबके बीच में एंगल कितने डिग्री का बना देता है? 90 डिग्री का। ठीक है, और 90 डिग्री का बनता है। और अगर आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है ना, एक स्क्वायर का फॉर्मेट बनाता है और एक स्क्वायर बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं हम लोग। और जब ये 90 डिग्री पे बनाएगा तो एक बात और देखिएगा कि इस बी से इस बी में अगर डायगोनली देखा जाए तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। और डायगोनली बनता भी 180 डिग्री है।
तो यहाँ पे एकदम स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। लेकिन जो स्पेशली हमको समझना है वो समझिएगा कि अगर मैं देखूँ ये वाला बी और ये वाला बी, तो इस बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे तो 180 डिग्री का बनेगा, मतलब इसके और इसके बीच में तो 180 डिग्री का बनेगा भाई। जहाँ जहाँ लाइन सीधी है वहाँ 180 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन बाकी सब के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। केवल जब लाइन सीधी होगी तभी कितने का बनेगा? 180 डिग्री। तो अगर मैं इस बी पे देखूं तो इसकी बी के ऊपर कितने लोग फोर्स लगा रहे होंगे? सर 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे देखा जाए इस बी के ऊपर, तो इस बी के जस्ट सामने वाला छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग लगा रहे होंगे, 4 लोग लगा रहे होंगे। हाँ या ना? बिल्कुल। अब मैं इस बी तीसरे नंबर वाले बी पे अगर आऊँ तो इस बी पे देखूँ कितने लोग फोर्स लगा रहे होंगे? तो ये लगा रहा होगा, ये वाला भी लगा रहा होगा, ये वाला भी लगा रहा होगा, ये वाला भी लगा रहा होगा, लेकिन ये नहीं लगाया क्योंकि ये कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री। रीजन फिर से, ये दूर है, जबकि ये सब के सब कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे, यानी ये किस पे है? पास है। तो पास है, इसका मतलब ये फोर्स लगाएंगे और कितने लोग फोर्स लगाएंगे? इस पे भी 4 लोग, यानी तीसरे वाले बी पे भी कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं? 4। चौथे वाले बी के पास आइए तो इस पे भी देखिएगा तो ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा, लेकिन इसके जस्ट सामने वाले जो 180 डिग्री पे है वो नहीं लगाएगा। इसका मतलब इस पे भी कितने लोग लगा रहे हैं? 4। इस पे भी देखोगे तो 4, इस पे भी देखोगे 4, इस पे भी देखोगे 4। क्या यहाँ पे कोई ऐसा एटम है जिसके ऊपर ऐसा हो रहा है कि जो लग रहा है रिपल्सन फोर्स वो कम या ज़्यादा है? नहीं। इसमें हर एक एटम के पास या हर एक एटम के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है वो ऑलवेज क्या हो, सबके ऊपर बराबर लग रहा है। 4 लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या था sp3d वाले में? एक्सियल पे 3 इक्वेटोरियल लगा रहे थे, जबकि इक्वेटोरियल पे 2 एक्सियल लगा रहे थे। तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स का क्या था? डिसबैलेंस था, इसीलिए एक्सियल और इक्वेटोरियल का ऑप्शन आ रहा था। क्या यहाँ पे कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल का ऑप्शन नज़र आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे बेंट रूल नहीं लगा सकते, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर इसमें। हमको कहाँ पे लोन पेयर रखें, कहाँ पे हम क्या रखें, इसको सोचने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ पास है कि दूर है इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते। यस आर नो? हम सिर्फ यही जानते हैं जो, हाँ देखिए बेंट रूल ने जो बोला है वो हम मानते हैं, लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं कर सकते भाई। बेंट रूल ने जो बात बोली है उसका रूल जो है वो सही है। क्या है कि भैया जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसको न्यूक्लियस से दूर रखो। न्यूक्लियस से दूर रखने का मतलब है कि परसेंट पी कैरेक्टर क्या होना चाहिए तब वहाँ पे ज़्यादा, और परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो, कम। ये वाली बात मानने वाली है। ये वाली बात भी मानने वाली है कि लोन पेयर है तो उसको न्यूक्लियर के नज़दीक रखो, इसका मतलब परसेंट एस कैरेक्टर कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए, और परसेंट पी कैरेक्टर क्या हो, कम। तो ये बात भी मैं मानता हूँ, बेंट रूल ने जो बोला एकदम सटीक बोला, लेकिन यहाँ पे तो आसानी से लगा लेता था क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे क्या होता था? परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता था? कम, और परसेंट पी कैरेक्टर ज़्यादा। और यहाँ पे इक्वेटोरियल पे परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता था और परसेंट पी कैरेक्टर कम, तो मैं आराम से बेंट रूल को लगा लेता था। लेकिन यहाँ पे उस रूल को लगाने के लिए ये पोजीशन नहीं मिलेगी, ये दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जो बेंट रूल लगता है वो sp3d में सबसे सटीक बैठता है या सबसे अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, इसीलिए हम लोगों ने sp3d वाला लिया था बेंट रूल के लिए। ठीक है ना? मैंने ये बात बोली थी, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्यों? इसका कारण है ये। समझ में आ रही बात? मैं पुनः बोल रहा हूँ कि देखो बेंट ने जो रूल दिया है वो स्पेशली इसके लिए नहीं बोला है, इसने सबके लिए बोला है। ठीक है ना? यूनिवर्सल रूल बताया है कि भैया ऐसा होना चाहिए, लोन पेयर को यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए, बट वो एप्लीकेबल या सबसे सटीक कहाँ बैठता है? तो sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। इन सब के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं बैठता है, यही कारण है। ठीक है? तो आई होप ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक? यस आर नो? अब चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और देख लेते हैं और फिर कुछ आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। चलिए तो देखिएगा, अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन की बात करूं, किस ऑब्जर्वेशन की, तो हम लोगों ने देखा है कि परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ेगा, तो परसेंट पी कैरेक्टर जो बढ़ेगा तो क्या बढ़ाएगा? मतलब परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है? सर साइज बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? साइज बढ़ती है, ऑर्बिटल की साइज खिंच जाती है, बिल्कुल।
तो परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ा तो साइज बढ़ी, साइज बढ़ा तो क्या बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की लंबाई। ये रहा सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम से किसी ने क्या किया है, इस सेंट्रल एटम के पी ऑर्बिटल से ऐसे किसी ने किया हुआ है, ठीक है ना, ये इतना है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल बना है, फिर एक ठो और ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक एटम जुड़ा हुआ है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई एटम है बी, यहाँ पे भी कोई एटम जुड़ा हुआ है बी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, है ना, यहीं से यहीं तक तो बॉन्ड लेंथ है। अब मैं ध्यान से देखूं तो सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी यहाँ पे बढ़ गई, जबकि यहाँ पे कम है कि नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब समझ पा रहे हो ना। जब पी ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी तो देखो, पी ऑर्बिटल की साइज बढ़ाओ तो पी ऑर्बिटल की साइज बढ़ी तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, परसेंट पी कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हो तो परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ाने से क्या होगा कि जो साइज होगी वो घटेगी, है ना, साइज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम को मैंने पकड़ा, सेंट्रल एटम का मान लेते हैं कि ये सर्कुलर ऐसा हो, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा तो और छोटा होगा कि नहीं होगा, सेंट्रल एटम है आया तो और छोटा, क्या होते जाएगा, और छोटा, और बल की साइज मतलब बड़ा होते जाएगा, और क्या होते जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, बड़ा साइज में, और क्या हो गया, साइज इसकी छोटी, मतलब ये फूलते जाएगा और लेंथ इसकी क्या होती जाएगी, कम। कहने का अर्थ ये है, तो जब साइज छोटा होता जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। ये दोनों बातें भी हम लोगों ने सीखी, ठीक है। इन्हें बॉन्ड लेंथ की बात की, लेकिन अब बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं, और बॉन्ड एंगल की बात करते हुए थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करके आपको समझा दूं जो ज़रूरी है समझना। ठीक है, आपने बोला सर परसेंट का साइज बढ़ा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब एटम चला गया दूर, तो हम दूर और पास देख के हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को और क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लोन पेयर को अरेंज कर लेते थे। चलिए बॉन्ड एंगल से पहले दो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है SF4 और दूसरा आता है SF6। अगर मैं SF4 की बात करूंगा तो ये रहा सल्फर, इस सल्फर के चारों ओर अगर बात करोगे तो पहली बात तो ये SF4 क्या है, ये कैसा, यानी S से यहाँ पे कैसा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, यहाँ पे S जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा वो कैसा होगा, sp3d बनाएगा, sp3d, जबकि यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा होगा बताइए, sp3d2, दोनों जगह पे चेंज, यहाँ पे sp3d और यहाँ पे sp3d2, ठीक है। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो बात यहाँ पे लिखी गई है sp3d और sp3d2, उससे एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, और वो चीज़ क्या नज़र आनी चाहिए कि देखो यार, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसी आधार पे बनता है जितना जुड़ना होता है ना। यहाँ पे 4 लोगों से जुड़ना था तो sp3d, यहाँ पे कितने लोगों से जुड़ना था, यहाँ पे 6 लोगों से जुड़ना था तो sp3d2 बना दिया। अब यहाँ पे 4 लोगों से जुड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 लोगों नहीं, ये तो क्या स्टैक नंबर क्या दिखाता है, 5 लोगों से जुड़ना है, लेकिन इसने कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, 4, तो यहाँ से लोन पेयर कितना निकल के आ जाएगा, 1, क्योंकि स्टैक नंबर से माइनस कर दूंगा सराउंडिंग एटम को तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा लोन पेयर, तो लोन पेयर मिल गया 1, यानी इसके पास लोन पेयर है। और ये sp3d है तो इसके पास 2 एक्सिस होंगे, एक्सियल होगा और इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल कौन कौन सा होता है, ये होता है, ये होता है सर, ये होता है, ये होता है और ये होता है सर, ये दोनों क्या होता है, एक्सियल होता है, और ये सब के सब क्या होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं। अब मतलब क्या है कि इसके पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है कि नहीं है, इन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सिंपल बात तो ये है, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो F4 को मैं कहाँ पे रखूँगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कि एक्सियल पोजीशन पे, सर फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए, एक्सियल पे, तो एक्सियल 2 ही है, मतलब एक्सियल पोजीशन 2 ही है तो 2 ठो डाल दिया, बाकी 2 को कहीं अरेंज कर दो सर, बाकी 2 को यहाँ पे अरेंज कर दो, ये रहा ये रहा, और एक पोजीशन जो बच रही है वहाँ पे किसको डाल दो, लोन पेयर को, क्योंकि एक लोन पेयर है तो लोन पेयर डाला गया, बन गया इसका स्ट्रक्चर। ये किस आधार पे था, बेंट्रोल पे था कि नहीं था, बेंट्रोल पे था। अब आता है SF6 की ज्योमेट्री, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी थी TBP, और TBP पे ही लग रहा था बेंट्रोल, सटीक बैठ रहा था, लेकिन ये क्या है sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने,
ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल में क्या करेंगे हम, स्क्वायरली पिरामिडल अगर है उसमें क्या करेंगे, सर स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें सर बेंट रूल लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके पास सबसे पहली बात तो लोन पेयर है ही नहीं, हाँ या ना, लोन पेयर है ही नहीं। इसमें सिंगल सिंगल क्या करना, काम करना है, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, और सॉरी यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हो गया। सबको मिला दीजिए, बन गया आपका क्या, स्क्वायर, ठीक है ना। सबके बीच में एंगल कितने कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है। कई लोगों के मन में मतभेद नहीं होना चाहिए, मतलब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसको सीधे भी कर सकते हैं, हाँ आप सीधे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए, बस मुझे डायगोनली शो करना होता है इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बेंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कहानी कहाँ बैठेगी, अब हमारे पास आती है कि सर बॉन्ड लेंथ आपने बता दी, बॉन्ड एंगल की कहानी है, तो हम लोगों ने ऊपर समझा और ऊपर के थ्रू ये बता दिया है, ठीक है ना। अब हम बॉन्ड एंगल को समझते हैं। देखो यार बॉन्ड एंगल पे क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा था ना इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब बॉन्ड एंगल समझ लो तब कुछ कहानी आगे बढ़ सकती है। जैसे बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कैसे काम करता है, तो देखो यार बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्सन के, ठीक है, जितना ज़्यादा रिपल्सन उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल, ठीक है। कैसे, मान लो यहाँ पे एक पोर्शन है, यहाँ पे देखिएगा एक एटम ए है, यहाँ पे दूसरा वाला एटम ए है, इस ए के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस ए के पास भी इलेक्ट्रॉन है, अगर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये इसको भगाएगा, इसको भगाएगा, तो क्या होगा, दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, और एक मैक्सिमाइज डिस्टेंस लेना चाहेगा या मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना चाहेगा जहाँ पे इसकी रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम हो पाए, तो ये ए से यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए और तगड़ा रिपल्सन था तो अभी भी असर डालेगा, तो इसका मतलब और दूर जाना पड़ेगा, है कि नहीं है, तब हो सकता है एकदम लीनियर बन जाए तब जाके हो सके, है ना। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि रिपल्सन पे, रिपल्सिव फोर्स अगर जितना तगड़ा रहेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड किस पे करता है, रिपल्सन पे। अब हम देखते हैं कि कब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है या कब तगड़ा होता है। सपोज कर लो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक एस ले रहा हूँ और एक एस ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक पी लूँगा और एक पी लूँगा, ठीक है। देखिएगा अगर एस ऑर्बिटल की मैं बात करूँगा तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है सर्कुलर बल्क मॉडल होता है। मान लीजिए एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से ऐसे कर लो तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। इसकी साइज क्या होती है, छोटी, इसकी साइज क्या होती है, छोटी, मतलब साइज छोटा होगा लेकिन फुला हुआ होता है ना। और जब फुला हुआ होगा इसका मतलब अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो कवर क्षेत्र है यानी कवर एरिया है ऑर्बिटल की वो क्या होगा, बड़ा होगा। रेंज क्या होगा इसका, बड़ा, देखो लंबाई में नहीं चौड़ाई में, ठीक है, यानी यहाँ भी क्या होगा, लंबा होगा। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन को तो पूरा मौका मिलेगा ना, पूरा मौका मिलेगा रिपल्सन करने के लिए। भाई कोई भी ऑर्बिटल में रखा गया तो रिपल्सन करेगा, तो ये वाला भी रिपल्सन करेगा, ये वाला भी रिपल्सन करेगा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, समझते जाना। मैं पहले एस की बात करता हूँ। तो एस से क्या होता है, बल्काइन होते जाता है शेप, और बल्काइन होने से क्या होता है, कवर एरिया जो होता है या एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। जितना बल्काइन होते जाएगा उतना एरिया क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हो, पी वाले में भी एरिया बढ़ रहा है लेकिन कैसा, लंबाई में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पे एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो दो तगड़े लोग हैं यहाँ पे, सिंपल समझो, दो तगड़े लोग हैं, मोटे लोग हैं। अब दोनों मोटे लोग हैं तो इनके पास पावर भी क्या होगी, खतरनाक होगी, यानी रिपल्सन भी ये क्या करेंगे, खतरनाक शो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। खतरनाक शो कराने का मतलब ये इसको ज़बरदस्त ढकेलेगा और ये वाला इसको भी रिपेल करेगा ज़बरदस्त। इसका मतलब ये थोड़े दूर दूर भागेंगे, थोड़े दूर दूर भागे, फिर भी अगर ज़बरदस्त है, चूँकि ये क्या होता है, बड़ा होता है तो इसका कवर एरिया ज़्यादा होता है तो और दूर भागेंगे। तो और दूर भागने का मतलब क्या है, और दूर भागने का मतलब और एंगल का बॉन्ड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, ये सेंट्रल एटम से है ना, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा यही तो होता है मेरा बॉन्ड एंगल। दो ऑर्बिटल के बीच में, दो ऑर्बिटल मतलब दो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल के बीच में
दोनों ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया होगा, तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे CH4 है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ऐसे ऐसे कर दिया CH4। ये क्या है, ये एक्चुअल में यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, इसने मतलब p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के साथ किया हुआ है ना H। ऐसे यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, इसने s ऑर्बिटल के साथ किया हुआ है। तो क्या हो रहा है, इस ऑर्बिटल ने इस ऑर्बिटल को रिपेल किया, तभी तो दूर भागा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, एंगल क्रिएट हुआ है और यही बॉन्ड एंगल बना है। तो दो ऑर्बिटल के बीच में जो रिपल्सन होता है वही बॉन्ड एंगल मेरा कहलाता है। ठीक है, सिंपल यही तरीका बनेगा यहाँ पे भी कि जितना बल्काइन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा एंगल क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। समझ में आई बात? तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि जब एस की बात आएगी तो इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है ना। अच्छा, पी वाले में देखो, पी वाले की कहानी क्या होती है, पी कैरेक्टर मतलब सिंपल समझना, पी वाले में प्रॉब्लम क्या है कि पी वाला लंबाई में ज़्यादा होता है ना, पी वाला लंबाई में ज़्यादा होता है। तो लंबाई में ज़्यादा होने से इसका लंबाई बड़ा होता है, लेकिन कवर एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहीं तक तो आ सकता है, इसका वाला इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहीं तक तो आ सकता है, जबकि इस वाले में मान लो यही एस कर दिया मैंने, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, इसका कवर एरिया क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इस ऑर्बिटल में। बल्काइन होने का मतलब इधर ये बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ये वाला भी इधर बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है, जबकि इसके वाले में खाली आगे पीछे ज़्यादा जा सकते हो। यस और नो? तो यहाँ पे रिपेल करने का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कम। यानी यहाँ पे उतना भयंकर तगड़ा रिपल्सन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई में वो चीज़ें हैं, जबकि इसमें क्या है, चौड़ाई में वही चीज़ें हैं, है ना। अब भाई इलेक्ट्रॉन रिपेल कब कर पाएगा, जब चौड़ाई मिलेगी, जगह मिलेगी इधर जाने की। इधर जाने से रिपेल थोड़ी ना कर पाएगा, इधर कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। इधर जाएगा तो इधर नहीं ना रिपेल करना है इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है, मान लो ये ऑर्बिटल ए है, तो इसके किस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है कि नहीं है, राइट साइड में है। तो इधर राइट साइड में अगर जगह होगा तब ढकेल पाएगा। उसी तरीके से इस ऑर्बिटल बी को देखो, तो बी के लेफ्ट साइड में कौन है, बी के लेफ्ट साइड में ये वाला ऑर्बिटल है, तो अगर इसको ढकेलना चाह रहा है तो इसको बी के लेफ्ट साइड में जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए को आगे की ओर थोड़ी ना चाहिए, ए को किधर की चाहिए, अभी जस्ट देखा गया है राइट साइड में, तो राइट साइड में तो जगह मिल रही है इनफ, है ना। बल्काइन शेप होने का मतलब क्या हो रहा है, मान लो एक छोटा है यहाँ पे, फिर उससे बड़ा हो गया, तो क्या हो रहा है, इस साइड में इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बस हो गया खेल। समझ आ रही बात? तो जब पी ऑर्बिटल की बात करोगे तो पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, कमजोर होता है। सॉरी, बॉन्ड एंगल कमजोर की मैं बात कर रहा हूँ, बॉन्ड एंगल कम होता है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल के कारण। अब मैंने ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल बता दिया, अब मैं कैरेक्टर के थ्रू डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल आप लोगों ने समझ लिया, अब मैं कैरेक्टर के थ्रू डिफाइन करूं। तो मान लो अगर कोई हाइब्रिडाइज, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें ऐसा तो नहीं अकेले एस ऑर्बिटल होगा अकेले पी ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब एस पी दोनों में होंगे, है कि नहीं है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर मान लो एस का कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो बी परसेंट क्या होगा, कम। इससे क्या होगा, ये बल्काइन होगा, ये तो हम लोगों ने सीखा ही है। और बल्काइन होगा भाई, एक सेंट्रल एटम का एक ही थोड़ी ना बनेगा, कई सारे बनेंगे। तो जब कई सारे बनेंगे तो बल्काइन होगा, और बल्काइन होने से एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या करेगा, जब परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, पी कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, तो बल्काइन ज्यादा होगा, और बल्काइन ज्यादा होगा तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर परसेंट एस कैरेक्टर क्या रहा, कम, पी कैरेक्टर क्या रहा, ज़्यादा, तो क्या रहेगा, इलॉन्गनेस ज़्यादा रहेगा, है ना। इलॉन्गनेस ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अब इस चीज़ को यहाँ पे चिपका दिया जाए, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे चिपका दिया जाए तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन परसेंट एस कैरेक्टर से क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। जितना परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ाओगे साइज बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, लेकिन एंगल कम होगा। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ाओगे साइज छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा, वो बढ़ेगा। क्लियर है? बॉन्ड एंगल की भी कहानी आपने समझ ली कि नहीं, हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल। चलिए अब आगे देखें हम लोग, यहाँ पे मैं मिटा दूँ, बिल्कुल, इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा, समझ लिया होगा, तब इसके आगे हम लोग देखते हैं।
मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक एटम CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ, C सेंट्रल एटम होगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl सर आपने यहाँ पे क्यों रखा, कहीं पे भी रख सकते हो, बिल्कुल कहीं पे मैं भी रख सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ मैं, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अब मैं बॉन्ड एंगल चेक कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहानी जो समझनी थी वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। बेंट रूल हम वहीं पे सटीक लगा सकते हैं जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा तब। फिर आगे पीछे कहीं पे भी आप दिमाग लगा रहे हो तो फिर वो दिक्कत नहीं है, समझना कठिन हो जाएगा, ठीक है। बस ऑब्जर्वेशन समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा Cl, तो अगर ये Cl बनाया होगा, मतलब ये C है, C ने बनाया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, C ने अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए होंगे, और C कैसा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है, sp3d कि sp3, यहाँ पे C ने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है ना, sp3 बनाया है कार्बन ने। अब कार्बन ने जब बनाया है तो ध्यान से देखिएगा, ये sp3 अच्छे से समझते जाते हैं हम लोग, यहाँ पे कार्बन sp3 बनाया है, तो ये रहा कार्बन, कार्बन ने sp3 बनाया है, sp3 बनाया है, sp3 बना दिया। Cl आएगा, अच्छा H आएगा, H किसके साथ आएगा भैया, s ऑर्बिटल के साथ, यस और नो, ये आएगा, ये किसके साथ आएगा, s ऑर्बिटल के साथ, मतलब दूसरा वाला H भी किसके साथ आएगा, s ऑर्बिटल के साथ। यहाँ पे Cl किसके साथ आएगा, p ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल के साथ, p के साथ मतलब ऐसे करेगा वो, भाई Cl है, p ऑर्बिटल को फिल कर रहा होगा वो, s इसका ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, फिल, ठीक है। तो अगर इसका करोगे देखोगे तो ये कुछ ऐसे लेके आएगा। यहाँ पे देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, बहुत बारीकियाँ हैं इसीलिए दिक्कत होगी, हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इस पोजीशन पे, इस डिस्टिंक्ट पोजीशन पे, तो इस डिस्टिंक्ट पोजीशन पे अगर मैं बात करूँगा तो कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा है, सर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आया है और उसके साथ यहाँ पे s ऑर्बिटल आया है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर किस में रह रहा है, s में। नॉर्मल भाषा में समझो, s वाला आया है, s वाला आया है, तो s वाला आया है तो क्या होगा, s की प्रॉपर्टी क्या है, ज़्यादा, यानी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे परसेंट ऑफ x कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे परसेंट ऑफ x कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे परसेंट p कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे परसेंट p कैरेक्टर ज़्यादा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लो यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे मान लेता हूँ एंगल A बन रहा है, यहाँ पे एंगल B बन रहा है, यहाँ पे एंगल C बन रहा है, यहाँ पे एंगल D बन रहा है, यानी 4 एंगल ले लिए, D को भी कैपिटल कर लेता हूँ, हो गया, 4 एंगल बन रहे हैं, चारों एंगल को देखता हूँ। इसमें सबसे तगड़ा वाला एंगल कहाँ बनेगा, सबसे ज़्यादा तगड़ा रिपल्सन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि S का कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल A वो सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, यानी A वाला यहाँ पे सबसे तगड़ा बनेगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझते जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कर दूँ तो जितना बॉन्ड एंगल की कहानी बता रहा हूँ अपने आप खत्म हो जाएगा, इन 2 मिनट के लिए पहले समझिएगा, ठीक है। देखिए आगे, यहाँ पे देखोगे तो B है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे P कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे P कैरेक्टर ज़्यादा है, तो P कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कमज़ोर होगा कि नहीं होगा, यानी सबसे कमज़ोर बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो अगर मैं देख लूँ यहाँ पे तो A वाला सबसे तगड़ा होगा और सबसे कमज़ोर C वाला, लेकिन ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों बराबरी के होंगे क्योंकि sp वाले हैं कि नहीं है ना। यहाँ पे ये दोनों क्या बनाएंगे, बराबर के एंगल बनाएंगे, यस और नो, सिंपल। यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, कैसा होगा, बराबर यानी B बराबर C, और ये दो B और C क्या होंगे, सॉरी B और D बराबर होंगे, और इन दोनों से तगड़ा कौन होगा, मतलब ये दोनों तगड़े होंगे किससे, C से। तो सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम यहाँ बनेगा और मिनिमम बॉन्ड एंगल कहाँ पे क्रिएट होगा। मैं बार बार वीक और स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग पॉइंट, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहाँ पे क्रिएट होगा, ए वाला होगा जो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि सी वाला मिनिमम। बाकी ये दोनों तो
लगभग क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बॉन्ड एंगल का कैसे इफेक्ट पड़ता है आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। बॉन्ड एंगल में क्रिएशन होता है। अभी कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये सी है और बाकी जगहों पे जब बना रहा होता है तो हमेशा इसका जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 104 डिग्री 28 मिनट, 104 डिग्री 28 मिनट, 104 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 9 मिनट, सॉरी बार मिस्टेक हो रही है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट था वो, ठीक है ना, और वो बनता है H2O में। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका कारण अभी तुरंत समझ लो, इसका कारण अभी देख लो, CH4 होता है वो CH4 है, यहाँ पे कौन है, CS2 Cl2, थोड़ा ध्यान दो, मॉलिक्यूल भी चेंज है। अब देखो बराबर होने का कारण, देखो ये रहा C, ये कौन सा बनाएगा सर, sp3 बना लिया इसने तो कोई दिक्कत नहीं की है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी बना लिया। अब कौन आया है, हाइड्रोजन, चारों ओर से कौन आया है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आने से एस कैरेक्टर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो अगर एस कैरेक्टर यहाँ बढ़ा होगा तो एस कैरेक्टर जितना इधर बढ़ा होगा उतना ही इधर भी, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन आया है, यहाँ भी हाइड्रोजन आया है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, और सब जगह एस ऑर्बिटल है, यानी हर जगह एस कैरेक्टर बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, हर जगह एस कैरेक्टर इक्वली बढ़ेगा, तो इक्वली बढ़ने का मतलब हर जगह बॉन्ड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो ये कारण था कि 109 डिग्री 28 मिनट हर चारों एंगल बन रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग। क्यों, इसका कारण मैंने बता दिया कि परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जबकि परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कमज़ोर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे आप खुद करेंगे, CS2 F2 CH3Cl और तीसरा CS3F, ये तीन आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।